ही एवरीवन, मेरा नाम है मधु और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मधु पर। जो मेरा चैनल है इसमें मैं अभी तक हिंदी पढ़ा रही थी। आज से मैं ईवीएस से स्टार्ट करूँगी और ईवीएस ये मेरे नोट्स हैं, ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। आप लोग पढ़िएगा, अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो देखिए ये मेरे नोट्स हैं, टेट के लिए मैंने बनाए थे। टेट और सुपर टेट का कंबाइंड में बनाए थे नोट्स। और इसमें जो है अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपका सीटेट तो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ईवीएस के नोट्स हैं। आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में जीएस तो आता ही आता है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो है यूपी टेट और सी टेट और एस टेट के लिए, और आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए वैसे बेनिफिशियल है, क्योंकि जो जीएस होता है ना सब में वही पूछा जाता है, नदियाँ, पठार, झील, झरने। तो ज़्यादा डीप में नहीं है ये, क्योंकि ये एस टेट के लेवल का है। सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के नोट्स हैं ये, तो उसी लेवल का नोट्स है। जैसे कि आप यूपीएससी में देखेंगे ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जाता है, तो वैसा नहीं है। लेकिन ये सी टेट का मेरा जो है एस टेट का नोट्स है। सुपर टेट की क्लासेस करी थी मैंने, तो ये नोट्स मैंने बनाए थे, तो मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाऊँगी। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, तो मैं और अच्छा कंटेंट ला पाऊँगी। और ये अभी मैंने ऐसी सिंपल सा मेरी राइटिंग में पीडीएफ है इसका, तो प्लीज़ अगर कुछ भी थोड़ा ब्लर दिखे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम कि यूपी टेट का सिलेबस क्या है। तो ये यूपी टेट का है, यूपी टेट का सिलेबस देखेंगे, और यूपी टेट का और सुपर टेट का लगभग सेम ही रहता है, क्योंकि सुपर टेट में और भी ये ईवीएस आता है, इसके अलावा एसएसटी अलग से आती है ना, तो एसएसटी में ज़्यादा थोड़ा डीप में पूछते हैं। ठीक है, और सी टेट का तो बहुत ही कम रहता है, सी टेट का तो थीम्स ही हो जाएगा। ठीक है, सी टेट का अच्छा आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लेना तो मेरे ख्याल से तो बाहर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रीवियस ईयर के पेपर से ही हो जाएगा आपका। मतलब प्रीवियस ईयर आप लगा लीजिए और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जो है 3rd से 5th तक, बस आपका क्लियर हो जाएगा। जो ईवीएस के एनसीईआरटी आती है ना, और बाहर से कहीं से कुछ पूछते ही नहीं है। और लेकिन यूपी टेट में ना बाहर से भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा, तो इसका पैटर्न थोड़ा चेंज है। तो देखिए सबसे पहले ये है ईवीएस, ये इसका देखिए ये टेट का सिलेबस है। तो टेट में देखिए क्या क्या है। पहले तो जो 6 थीम है ये पूछी जाएंगी हमारी। यहाँ पे है परिवार और मित्र, आवास और भोजन, आवास है, भोजन है, पानी है। ठीक है, और उसके बाद है यात्रा है, और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, ये जो 6 थीम है इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इससे जो है हमारे टेट में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सी टेट में तो सारा इसी से आ जाता है। और उसके बाद देखिए टेट में और क्या आता है, और ज्योग्राफी आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है, इंडियन ज्योग्राफी आता है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हमारी बायो से पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद पॉलिटी से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। और यूपी का जो जीके होता है, यूपी के बारे में जो जीके, अगर यूपी टेट है तो उसमें यूपी का जीके जो होता है उससे भी आपके 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिजिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए, उसके बाद जो यहाँ पे जो हम फर्स्ट में ज्योग्राफी जो आएगा उसमें एक इंडियन ज्योग्राफी होता है, एक जो है विश्व का अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा। तो जो इंडियन ज्योग्राफी होगा उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, भारत का परिचय पढ़ेंगे, पर्वत, पठार और मैदान पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे, भारत के वन पढ़ेंगे, भारत की मिट्टी पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, और भारत की जलवायु और भारत की ऋतुएं, ये सारा पढ़ेंगे। और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा ना उसमें हम महाद्वीप, सागर पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, पठार, मरुस्थल, ये सारा पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ में घास के मैदान भी, आपके जो पेपर होता है उसमें 1-2 घास के मैदान भी पूछ लेते हैं, तो ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका यूपी टेट का ईवीएस का सिलेबस। इसी के अकॉर्डिंग हम रोज़ जो है थोड़ा थोड़ा सा करते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी नहीं आया, अभी बहुत टाइम है। नोटिफिकेशन आने में भी टाइम है, फिर एग्ज़ाम में भी टाइम है। अगर हम अभी से स्टार्ट करेंगे ना तो आराम से अपना सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, तो मैं कर पाऊँगी। और उसमें थोड़ा सा ना आपको अगर ब्लर दिख रहा है ना तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं ना तो उसमें ज़्यादा शायद अच्छा नहीं दिखेगा। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं और फोटोज़ की क्लियर लूँ। ठीक है, तो देखिए पहले हम जानते हैं पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण हमारा 2 शब्दों से मिल करके बना हुआ है। पहला होता है परि, धन, आवरण। ठीक है, तो परि का मतलब होता है चारों ओर से, आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। ठीक है, मतलब पर्यावरण का पूरा अर्थ हो जाता है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए, उसे हम
पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, और पर्यावरण कहाँ से बना है? तो पर्यावरण इन्वायरनल एक शब्द है, इससे बना हुआ है। ये एक फ्रेंच का शब्द है, इसका अर्थ होता है घेरे हुए, इसी से बना है। ये इन्वायरन से बना हुआ है, इन्वायरमेंट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम जानेंगे अपने देश के बारे में। देखिए ये है हमारा जो पृथ्वी होती है ना, ये ग्लोब पे समझाया गया इसको, ये ग्लोब है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो ऐसे करके जो हमारी अर्थ होती है ना, ऐसे ज़्यादा तो सर्कल में नहीं होता है, अंडाकार होता है। ठीक है, ये अर्थ हो गई हमारी। जो ये बीच की लाइन होती है, इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, और इसके जब हम नीचे की तरफ आएंगे, मतलब इसके जब हम दक्षिण की तरफ आएंगे ना, तो इसके दक्षिण की तरफ के साउथ में जो है तो 23.5 डिग्री की तरफ जो है मकर रेखा होती है। ठीक है, इसके 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा होती है, लेकिन अगर इसके ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ होती है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, इसकी जो दूरी बराबर होती है, ये साउथ की तरफ होती है मकर रेखा, और ये नॉर्थ की तरफ होती है कर्क रेखा। ठीक है, और उसके बाद हम जब और थोड़ा नीचे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ की तरफ होता है, आर्कटिक होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जाएंगे तो इधर 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ होता है हमारा आर्कटिक होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो 90 डिग्री पे यहाँ पे होता है नॉर्थ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, आप इसे आराम से नोट कर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आए उसे जो है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमेशा सूरज रहता है। तो जब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूरज रहता है, तो सूरज की किरणें पूरा फोकस सूरज का इसी पर रहता है, इस पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। ठीक है, और जो ये आर्कटिक और ये आर्कटिक है, तो इस पर क्या होता है, सूरज की तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो जब यहाँ पे सूरज की सीधी किरणें पड़ती है ना, तो सबसे ज़्यादा धूप यहाँ पे रहती है, तो सबसे गर्म यही रहता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सबसे ज़्यादा गर्म रहता है मौसम। तो देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में सूरज हमेशा रहता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है, तो इसे हम उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंध बोलते हैं, मतलब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है अटलांटिक वृत्त, जो है अटलांटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त। यहाँ पे क्या होता है, सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, जो ग्लोब है हमारा, यहाँ का जो बीच का एरिया, यहाँ पे सीधी पड़ती हैं किरणें। ठीक है, और जो ये ऊपर वाला होता है ना आर्कटिक और ये आर्कटिक, ये इसमें क्या होता है, इसमें सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे मौसम ठंडा रहता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम शीतोष्ण बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, या फिर इसे टेम्परेट जोन बोलते हैं। ठीक है, इसे टेम्परेट जोन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो जो हमने वो बढ़ाए थे ना, कि ध्रुव बताए थे ना, कि ऐसे करके ग्लोब रहता है, तो यहाँ पे ध्रुव रहता है, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्रुवों पे क्या होता है, जो 90 डिग्री रहता है ना, यहाँ पे ध्रुवों पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे जो यहाँ पे बहुत अधिक ठंड होती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोलर जोन। ये पोलर जोन हो गया। ठीक है, तो एक बार और हम फिगर से देखेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, तो जो ये बीच वाला है, ये क्या है, ये उष्णकटिबंध है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्म होता है, और ये जो है यहाँ पे बहुत ठंडी होती है। यहाँ पे मतलब नॉर्मल होता है, ज़्यादा ठंडी यहाँ पे ना ज़्यादा ठंडी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की तिरछी किरणें पड़ती हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे, क्योंकि ये पोलर जोन होता है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है। ये दोनों पोलर जोन हो गए। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के। ऊपर वाला होता है, ये वाला होता है ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ये वाला होता है ट्रॉपिकल जोन, ये वाला टेम्परेट होता है, ये वाला जो है पोलर जोन होता है। ठीक है, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पोलर जोन पे ठंडी होती है, एकदम बर्फ जैसा होता है मौसम। उसके बाद देखिए क्या होता है कि ये भारत उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। जो हमारा इंडिया है ना, ये ऐसे बना हुआ है, ये ग्लोब, तो यहाँ का जो ये उत्तरी गोलार्ध है ना, इंडिया यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है। तो इससे जो इंडिया है, ये मकर रेखा इंडिया की, ये जो कर्क रेखा है ना, ये इंडिया के बीच से गुजरती है। ठीक है, इंडिया से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्य भारत के कौन कौन से हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम।
ठीक है। इन 8 राज्यों से हमारी जो कर्क रेखा है वो गुजरती। अच्छा, कर्क रेखा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई, सबसे जो है कम लंबाई कहाँ होती है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे कम लंबाई कर्क रेखा की राजस्थान में होती है। ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा थोड़ा सा मतलब वहाँ से टच करके निकलती है, तो सबसे कम लंबाई राजस्थान में होती है। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई कहाँ होती है? MP में होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में होती है। अब देखिए आगे एक ट्रिक भी है कि हम कैसे याद करेंगे कि जो है कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा छार। ठीक है, ये वाला ट्रिक होता है। तो मी से क्या हो जाएगा? मी से मिजोरम हो जाएगा। त्र से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। पर से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गा से गुजरात। म से MP हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। छ से जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झा से झारखंड हो जाएगा। राज से राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, मित्र पर गमछा छार, ये 8 राज्य होते हैं, यहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि ये हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। और जो उत्तरी गोलार्ध जो कर्क रेखा है, यहाँ पे हमारा इंडिया जो है स्थित है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि जो है भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, जो ये बीच वाली लाइन है इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। ये सबसे लंबी लाइन होती है, क्योंकि देखिए जब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे ना, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो लाइन छोटी होती जाएंगी। ठीक, छोटी होती जाएंगी। यहाँ पे तो एकदम पॉइंट हो जाता है, वृत्त हो जाता है। ठीक है, ऐसे नीचे भी लाइन छोटी होती जाएंगी, लेकिन ये लाइन सबसे बड़ी होती है, तो इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, बोलते हैं भू के मध्य की रेखा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आपके पूछे जा सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, UP से। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो हमारे जो उत्तर प्रदेश है यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि अगला पॉइंट है कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है, भारत सबको पता है कि कहाँ पे स्थित है, भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। और भारत में 28 राज्य हैं और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश यूटी है 8। और जो भारत का जो एरिया है वो कितनी है? वो 3287 और 6 जो है ये 263 किलोमीटर स्क्वायर, ये जो है इतनी एरिया है भारत की। ठीक है, और इंडिया का जो परसेंटेज अगर इसका क्षेत्रफल देखें विश्व के अकॉर्डिंग, अगर विश्व जो है 10% है तो इसका जो भारत होगा वो 2.4% भारत है। ठीक है, अगर विश्व 10% है, ठीक है, तो इसका भारत जो है वो 2.4 में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये आप एरिया भी इसका नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल इसका, तो क्षेत्रफल से भारत सातवां है। ठीक है, और इसका भी एक ट्रिक होता है, रुख चीन अब आया भारत, मतलब रा से क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्षेत्रफल पे रूस आता है, फिर कनाडा आता है। ठीक है, फिर चीन आता है, फिर आ से USA हो जाएगा, आ से अमेरिका हो जाएगा, बा से ब्राज़ील हो जाएगा, फिर आया से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, फिर भारत है। ठीक है, तो रुख चीन अब आया भारत, ये हो जाएगा, इसका भी ट्रिक हो जाएगा। और जनसंख्या से देखा जाए तो जनसंख्या से अभी तक भारत जो है दूसरे नंबर पे था, लेकिन अब जो इसका प्रोसेस जो चेक किया गया है तो वहाँ पे भारत क्या है? फर्स्ट नंबर पे आ गया है। पहले चाइना फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन अब इसने क्या किया? चाइना को पीछे छोड़ दिया है, और 3rd नंबर पे USA अमेरिका है। ठीक है, और देखिए इसमें पॉपुलेशन, जो संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड पॉपुलेशन ड्राफ्ट बोर्ड के अनुसार जो इंडिया की पॉपुलेशन है ये इतनी है। ठीक है, 1.4286 अरब, ये इतनी हो गई। और जो चाइना की है वो कितनी है? ये 1.4257, ये इतने अरब जो है चाइना की है। ठीक है, जनसंख्या। और आगे देखते हैं तो विश्व का जो है 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। विश्व में अगर 100% रहती है 17.5 तो पूरी केवल इंडिया में ही रहती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कुछ अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे। देखिए जो अक्षांश होता है ना, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइनें, मतलब जो ऐसे ऐसे करके लाइन होती है ना, ये होती अक्षांश होती है हमारी। और जो ऐसे करके लाइन होती है ना, ऐसे करके, ये देशांतर होते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये होते क्यों हैं। तो देखिए जो अक्षांश होते हैं इसका काम क्या होता है? किसी स्थान की स्थिति के बारे में पता लगाना, ये अक्षांश का काम होता है। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के धरातल पर जो कोणीय दूरी जो बनती है ना, उसे अक्षांश कहते हैं। ये देखिए इक्वेटर है, यहाँ से ऐसे करके जो कोणीय दूरी बनती है ना, इसे हम अक्षांश बोलते हैं।
ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि ये क्या होता है। तो देखिए जो अक्षांश होते हैं ना, ये ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ 90 होते हैं और नीचे की तरफ भी 90 होते हैं, और जो बीच वाला होता है इसे हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। और जो जितने भी अक्षांश होते हैं, जैसे ये एक अक्षांश है, ये एक अक्षांश है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, इनके बीच की दूरी भी पूछी जा सकती है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये 111 किलोमीटर होती है। और जितनी भी दूरी होती है ना, सब में बराबर बराबर होती है। जो देशांतर होते हैं वो बराबर नहीं होते, क्योंकि ऐसे करके बने होते हैं ना, वो बराबर नहीं होते हैं। लेकिन जो अक्षांश होते हैं वो अक्षांश की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो ये जो इनके बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है, और आगे जानते हैं कुल अक्षांश कितने होते हैं। तो देखिए कुल अक्षांश होते हैं हमारे 90 नीचे होते हैं और 90 ऊपर होते हैं, और एक जो है जो इक्वेटर होता है, एक वो होता है भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाला, क्योंकि ये दोनों तरफ से काउंट होता है। तो पूरे अक्षांश मिलाकर के हो गए 181 अक्षांश। अब क्या होता है कि जो 90 डिग्री वाला जो अक्षांश होता है एक बिंदु के रूप में होता है, जो ये बहुत छोटा हो जाता है ना, ऐसे करके बहुत छोटा हो जाता है, तो ये सिर्फ एक सर्कल ऐसे पॉइंट रहता है हल्का सा, तो इसे हम अक्षांश मतलब लाइन नहीं कहते हैं, इसे हम एक वृत्त में काउंट करते हैं। जो तो 90 डिग्री वाला अगर हम पूछेंगे कि अक्षांश रेखाएं कितने हैं, तो 90 डिग्री ऊपर वाला 90 डिग्री नीचे वाला हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 179 जो अक्षांश। अगर अक्षांश रेखाएं पूछता है ना, तो यहाँ पे 179 हम टिक लगाएंगे। अगर पूछता है कि जो कुल कितने अक्षांश हैं, तो 181 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो ये हम लोग पहली बात कर चुके हैं, इक्वेटर सबसे लंबा अक्षांशीय रेखा है। उसके बाद है कि 0 से नीचे, ये 0 से ऊपर जाने पर क्या होता है, जो अक्षांश की रेखाएं होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। सबसे छोटी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी सबको पता है कि 90 डिग्री वाला होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए जो ये इंडिया है हमारा, इंडिया के ये देखिए यहाँ से एक अक्षांशीय रेखा निकली, एक अक्षांशीय रेखा यहाँ से निकली। तो जो इसके उत्तर की तरफ से निकली है ना, जो उत्तर की तरफ इसका उत्तरी वाला पॉइंट है, इसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। तो ये लद्दाख में पड़ता है, ये इसका उत्तरी पॉइंट है। ठीक है, और इसका जो है ये इसको हम कैसे जो है मेजर करते हैं, इसको जो 37 डिग्री 6 मीटर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको 37 डिग्री 6 मिनट, मिनट का ऐसे साइन होता है। ठीक है, मिनट बोलते हैं। ठीक, उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और भारत का जो है उत्तरी अक्षांश में ये आता है, इंदिरा कॉल ये लद्दाख में पड़ता है। उसके बाद हम अगर इसका दक्षिणी देखें, तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु होता है, ठीक है, जो दक्षिणी बिंदु होता है ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं, ये कन्याकुमारी में है, और इसका जो ओल्ड नेम है वो केप कुमेरिन है। ठीक है, कन्याकुमारी का ओल्ड नेम केप कुमेरिन है। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके आगे का हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, तो मैं और अच्छे अच्छे से वीडियोस लेकर के आऊँगी। थैंक यू।